एपिसोड 150 में बोलान अप्रत्याशित रूप से क्वालिफिकेशन बैटल के दौरान ऑफलाइन हो जाता है और गायब हो जाता है, जिससे प्रतियोगिता को स्थगित करना पड़ता है। इसके जवाब में नाइन स्वॉर्ड वेनरेबल ने चयनित कोर सदस्यों के लिए एक वैकल्पिक खोज और बचाव मिशन खोला। वास्तव में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की उन्नत तकनीक के बावजूद बोलान की लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सका, और इसके दो संभावित कारण हैं। पहला यह है कि उसे विदेशी नस्लों द्वारा नियंत्रित दासों ने पकड़ लिया है और सिग्नल शील्डेड स्थान जैसे किसी वर्ल्ड मास्टर की आंतरिक दुनिया या वर्ल्ड रिंग में छिपा दिया गया है। दूसरा कारण इस वीडियो के दूसरे भाग में उजागर किया जाएगा। खोज और बचाव मिशन को वैकल्पिक इसलिए बनाया गया क्योंकि डेमन माउंटेन का पर्यावरण अत्यंत दुर्गम है और इसे प्रशिक्षण मिशन में विनाशकारी मिशन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसकी खतरे की सूचकांक ब्लड रिवर महाद्वीप से भी अधिक है। डेमन माउंटेन को विनाशकारी मिशन का दर्जा देने का कारण केवल इसके प्राकृतिक घातक खतरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव कारक भी शामिल हैं, जो और भी अज्ञात खतरों को जोड़ते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि डेमन माउंटेन में मानव निर्मित खतरे क्यों हैं? वास्तव में डेमन माउंटेन के पास 9 जीवन वाले ग्रह वितरित हैं। ब्लड रिवर महाद्वीप के विपरीत इन ग्रहों के निवासी, जो यूनिवर्स लेवल से वर्ल्ड मास्टर लेवल तक हैं, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में शामिल होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें कंपनी के सख्त कार्य पूरे करने होते हैं। इनमें डेमन माउंटेन में 1 महीने तक जीवित रहना, अन्य प्रतिभागियों को मारकर पहचान टोकन इकट्ठा करना और कुल 1000 तक पहुंचना, या सीधे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के किसी कोर सदस्य को मारना शामिल है। ऐसे नियम स्पष्ट रूप से डेमन माउंटेन को जीवित रहने और वध का युद्ध क्षेत्र बना देते हैं। लगभग सभी प्रतिभागी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन के दौरान दूसरे तरीके को चुनते हैं। इसका कारण यह है कि डेमन माउंटेन खुद ही घातक खतरों से भरा हुआ है। डेमन माउंटेन 2 पक्षों वाले सिक्के की तरह है। एक तरफ है आत्मा को नष्ट करने वाली डेमन साउंड और दूसरी तरफ है वह अत्यधिक ठंडा वातावरण जो शरीर की कोशिकाओं को तोड़ सकता है। ये प्राकृतिक खतरे वर्ल्ड मास्टर लेवल के योद्धाओं के लिए भी गंभीर चुनौतियां पेश करते हैं, तो डोमेन मास्टर और यूनिवर्स लेवल के कमजोर योद्धाओं का तो कहना ही क्या। डेमन साउंड और बर्फीली ठंड के अलावा डेमन माउंटेन को और भी डरावना बनाता है उसके भीतर रहने वाले अनेक इल्यूजन बीस्ट्स का अस्तित्व। ये प्राणी भले ही कम बुद्धिमान और धीमे हों, सभी जीवन रूपों पर हमला करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और सबसे निराशाजनक बात यह है कि इन इल्यूजन बीस्ट्स को स्थायी रूप से मारा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि यदि इन्हें टुकड़ों में काटा भी जाए तो वे जल्दी से एकत्र होकर फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं। जब इल्यूजन बीस्ट्स के झुंड का सामना होता है तो जीवित रहना लगभग असंभव हो जाता है। नतीजतन मिशन में अधिकांश स्थानीय प्रतिभागी अपना कार्य अन्य प्रतिभागियों को खत्म करके पूरा करना चुनते हैं। आखिरकार साथी प्रतिस्पर्धियों को मारना स्पष्ट रूप से डेमन माउंटेन के प्राकृतिक खतरों का सामना करने से आसान है। हालांकि लो फेंग का मिशन और भी कठिन है। उसे डेमन माउंटेन में 3 महीने या उससे भी 3 साल तक जीवित रहना है। इसके अतिरिक्त हर 10,000 चुनौतीकर्ताओं को मारने पर उसे अतिरिक्त पुरस्कार मिलने का पात्रता होती है। यह संभवतः इस कारणों में से एक है कि प्रोडक्शन टीम ने मूल कहानी से प्लॉट को संशोधित करने का फैसला किया। मूल रूप से लो फेंग का प्राथमिक कार्य 3 वर्षों तक जीवित रहना था, लेकिन सामूहिक वध पर भारी जोर उसके चरित्र ट्रेट्स के साथ मेल नहीं खाता था। प्रशिक्षण मिशन को एक बचाव मिशन में बदलने से, हालांकि कुछ अप्रत्याशित था, अनुकूलन को अधिक तार्किक बना दिया गया है, विशेष रूप से जब अतिरिक्त पुरस्कार कार्यों को बाहर रखा गया। डेमन माउंटेन का मिशन ब्लड रिवर महाद्वीप मिशन से ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि डेमन माउंटेन में खतरे निष्क्रिय नहीं होते, वे सक्रिय रूप से आपको खोजते हैं। इसलिए लो फेंग ने डेमन साउंड क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया, जो उसके लिए अधिक फायदेमंद है। यह निर्णय उसकी असाधारण इच्छा शक्ति पर आधारित था, जो लगभग सभी वर्ल्ड मास्टरों से आगे है और कुछ अमरता के समकक्ष है। ठंडक सहन करने के मुकाबले उसे स्पष्ट रूप से विश्वास था कि वह भ्रमों के आक्रमणों का मुकाबला कर सकेगा। हालांकि लो फेंग इस बात से अनजान था कि जैसे ही वह डेमन माउंटेन में कदम रखता है, वह पहले ही गुप्त रूप से एक मार्क्विस अमर पोल्यू द्वारा निगरानी में था। उसका लो फेंग में रुचि उसके उच्च दर्जे के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वह उसे मारने का इरादा रखती थी। एक मार्क्विस अमर की अत्युत्तम शक्ति के साथ उसके आदेशों को स्थानीय निवासियों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसके अतिरिक्त यह कार्य वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं करता था। अगर स्थानीय निवासियों को लो फेंग की उपस्थिति का पता चलता तो वे उसे अवश्य ही बड़े पैमाने पर हमला करते। उनके लिए एक कोर सदस्य को मारना वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में शामिल होने का बहुत तेज रास्ता था, बजाय लंबे समय तक युद्धों को सहने के। बिल्कुल स्थानीय निवासियों के युद्धक उपकरणों के साथ लो फेंग को मारना कोई साधारण कार्य नहीं था। यहाँ तक कि डोमेन मास्टर स्तरीय 9 योद्धा भी उन्हें कोई खतरा नहीं पेश करते थे और वे उल्टे मारे भी जा सकते थे, खासकर क्योंकि वह शक्तिशाली मो युन वाइन का उपयोग करते थे। पोयू को इसका पूरी तरह से एहसास था। यही वजह है कि उसने अपने हत्यारों को ध्यान से चुना।
उसने केवल 3 विश्व मास्टर स्तरीय योद्धाओं को तैनात नहीं किया, बल्कि 3 डोमेन मास्टर स्तरीय 9 हत्यारों को E9 ग्रेड लेजर गन से भी सुसज्जित किया, जो प्रतिबंधित हथियार थे और यहाँ तक कि एक 9वें क्रम के विश्व मास्टर को भी एक झटके में मार डालने में सक्षम थे। मिशन को शुरू करने से पहले लो फेंग ने आवश्यकताओं का अच्छी तरह से अध्ययन किया और F ग्रेड धातु से बनी एक कस्टम सूट कवच तैयार किया। F ग्रेड धातु की मजबूती के कारण यहाँ तक कि एक विश्व मास्टर स्तरीय स्थानीय योद्धा द्वारा पूरी ताकत से किए गए हमले से भी उसे भागने का एक अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त बाबाटा की सटीक जांच क्षमताओं के साथ अगर लो फेंग हमले शुरू करने से बचते तो विश्व मास्टर से टकराव से बचना मुश्किल नहीं होता। एक स्थानीय निवासी के रूप में घुल मिल जाने के लिए लो फेंग ने मो युन वाइन का उपयोग करके अपनी उपस्थिति को थोड़ा बदल दिया और अपनी कवच को स्थानीय निवासियों के सामान्य स्टाइल के जैसा डिजाइन किया। इस तरह अगर वह डेमोन माउंटेन में स्थानीय निवासियों से मिलते तो वह केवल सामान्य झड़पों का सामना करते, बजाय इसके कि वह उन्मत्त हमले को उकसाते। क्या आप उत्सुक हैं कि लो फेंग ने डेमोन माउंटेन में इतना सतर्क क्यों कार्य किया? आखिरकार विश्व मास्टर स्तर से नीचे के योद्धा उनके खिलाफ कोई मौका नहीं रखते थे। लो फेंग की सतर्कता का कारण डेमोन माउंटेन का प्राकृतिक खतरा था, डेमोन साउंड। डेमोन साउंड के उच्चावृत्ति काल्पनिक हमले एक के इच्छा शक्ति को कोरोड़ कर सकते थे, धीरे धीरे पागलपन की ओर ले जाते हुए और अंततः उसे एक निरर्थक खोल में बदल सकते थे। अगर लो फेंग पीछा करते हुए डेमोन साउंड के प्रभावों से बचाव करते हुए विचलित हो जाते तो वह अत्यधिक खतरे का सामना करते। इसलिए उन्होंने कभी खुद को अधिक आत्मविश्वासी या लापरवाह नहीं होने दिया। जैसे जैसे वह डेमोन माउंटेन की खोज कर रहे थे, लो फेंग ने सावधानी पूर्वक कदम रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह उन क्षेत्रों से बचे जहां भ्रम के प्रभाव सबसे अधिक थे। डेमोन माउंटेन की कई दिनों तक खोज करने और बाबाटा की जांच क्षमताओं का उपयोग करने के बाद लो फेंग ने अप्रत्याशित रूप से यह खोजा कि डेमोन माउंटेन एक निषिद्ध धरोहर क्षेत्र को छिपा रहा था। यह निषिद्ध क्षेत्र केवल अमर स्तरीय और उच्च स्तर के योद्धाओं के लिए पहुंच योग्य था और इसका उद्देश्य एक असाधारण मूल्यवान धरोहर प्रदान करना था। इसके अवसर और कोटा इतने दुर्लभ थे कि वे लगभग अप्राप्य थे। इसके लिए विशाल लागतों की आवश्यकता थी और एक एकल अवसर के लिए दसियों मिलियन वर्षों का इंतजार करना पड़ता था, जो इसके विशाल मूल्य को उजागर करता था। लो फेंग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह इस बारे में कोई जानकारी नहीं जानते थे। यह भी बोलान की गुमशुदगी का एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण हो सकता है, हालांकि यह संभावना अत्यधिक पतली थी। बोलान की वर्तमान शक्ति के साथ डेमोन माउंटेन के खतरनाक वातावरण में जीवित रहकर धरोहर स्थान में प्रवेश करना बिना विशाल भाग्य के लगभग असंभव लग रहा था। इस रहस्य को जानने के बाद लो फेंग ने अनुमान लगाया कि हर अत्यधिक खतरनाक कार्य के पीछे विशाल अवसर छिपे होते हैं। कोर सदस्यों के लिए एक कार्य को पूरा करने से अधिकतम युद्ध कौशल, सतर्कता और संचालन क्षमताओं में सुधार होता है। हालांकि शक्ति में परिवर्तन के वास्तविक अवसर अक्सर पर्दे के पीछे छिपे कार्यों में होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रक्त नदी की दुनिया में अगर लो फेंग ने सिर्फ एक रक्त नदी क्रिस्टल इकट्ठा करने का कार्य पूरा किया होता और छोड़ दिया होता तो वह कभी भी रक्त नदी क्रिस्टल के रहस्यों का पता नहीं लगा पाते, नहीं सोने के सींग वाले प्राणी की शक्ति इतनी बढ़ पाती। लो फेंग के लिए यह एक विशाल हानि होती। डेमोन माउंटेन में इसकी विशालता के बावजूद एक लंबे समय बाद लो फेंग को पोयू द्वारा तैयार किए गए हथियारों से मिलना तय था। हालांकि लो फेंग सतर्क था और डेमोन माउंटेन की गहरी खोज कर रहा था, हथियारों की व्यापक और उच्चगति से खोज ने अंततः उन्हें ढूंढ ही लिया। लगभग 10 दिनों बाद लो फेंग ने पहली बार एक विश्व मास्टर स्तरीय हत्यारे से सामना किया। सौभाग्यवश बाबाटा की मदद से वह विश्व मास्टर की विश्व शक्ति की जांच को महसूस करने में सक्षम हुआ और जल्दी से भागने का निर्णय लिया। हालांकि लो फेंग के भागने के प्रयास के बावजूद पोयू के आदेशों ने हत्यारों को अपनी खोज में निरंतर बनाए रखा। चाहे एक ब्रह्मांड स्तरीय 9 योद्धा जैसा भी दिखे, आदेश स्पष्ट था, सही लक्ष्य को जाने देने से बेहतर है गलत लक्ष्य को मार डालना। कोई विकल्प नहीं बचने पर लो फेंग ने जल्दी से अपने मोशा कबीले के क्लोन को बदलकर भागने का रास्ता अपनाया। लो फेंग की भागने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जो एक सामान्य ब्रह्मांड स्तरीय 9 योद्धा से बहुत अधिक थी, जिससे हत्यारों को लो फेंग की पहचान पर और यकीन हो गया और वे उसका पीछा करते रहे। विश्व मास्टर स्तर 6 के विशेषज्ञ का सामना करते हुए मोशा कबीले का क्लोन जीतने का कोई मौका नहीं था। डेमोन माउंटेन स्टार डोमेन के स्थानीय निवासियों की तकनीकी स्तर रक्त नदी महाद्वीप के निवासियों की तरह पिछड़ी या गुप्त तकनीकों में कमजोर नहीं थी। आखिरकार पिछले लाखों वर्षों में डेमोन माउंटेन स्टार डोमेन के कई स्थानीय निवासियों ने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में शामिल हो गए थे और उनकी गुप्त तकनीकें रक्त नदी महाद्वीप के निवासियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। इसलिए लो फेंग केवल अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके भागने का प्रयास कर सकता था। हालांकि वह उच्च गति से भागकर हत्यारों की जांच से सफलतापूर्वक बच गया, लेकिन वह दुर्घटनावश एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गया जहां हजारों भ्रामक प्राणी रहते थे। इन भ्रामक प्राणी में से 100 से अधिक लो फेंग की आभा से आकर्षित होकर तुरंत उसकी ओर बढ़े।
लुओ फेंग ने तेजी से एक निचले स्तर के भ्रामक प्राणी को निशाना बनाया, उसे उच्च गति से टक्कर मारकर कुचल दिया और मोशा कबीले की गुप्त तकनीक कॉपी का उपयोग करके भ्रामक प्राणी के रूप में रूपांतरित हो गया। भ्रामक प्राणी के समूह में छिपकर उसने संकट से मुश्किल से बचा लिया। जहां तक पीछा करने वाले विश्व मास्टर स्तर के हत्यारे का सवाल था, भ्रामक प्राणी के समूह को देखकर उसने तुरंत पलटकर भागने का निर्णय लिया। हालांकि मिशन की पूर्ति और लक्ष्य की मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए हत्यारे ने कई पर्वत गुफाओं के एक चौराहे पर पहुंचने के बाद भागने का सिलसिला नहीं छोड़ा, बल्कि गुफा के प्रवेश द्वार पर रुककर विश्व शक्ति का उपयोग करके अपनी खोज जारी रखी। इस क्रिया ने बाबाटा की शंका को जन्म दिया, जो लंबे समय से हुआन बो का पीछा कर रहा था। हत्यारे का लक्ष्य बहुत संभवतः लुओ फेंग था। सौभाग्य से हत्यारे ने यह नहीं देखा कि लुओ फेंग पहले ही भ्रामक प्राणी में रूपांतरित हो चुका था और उसकी नजर में यह एक साधारण भ्रामक प्राणी था। डेमोन माउंटेन की पर्वत श्रृंखला विशाल थी और गुफाएं जटिल थीं, इसलिए लुओ फेंग ने भ्रामक प्राणी रूप का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक खतरे से बचने में सफलता प्राप्त की। विश्व मास्टर हत्यारे के पीछा करने से बचने के बाद लुओ फेंग ने एक गुफा के प्रवेश द्वार की खोज करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह अचानक एक शक्तिशाली अवशोषण और भ्रम शक्ति से घिर गया। हालांकि लुओ फेंग मुश्किल से बच निकला, लेकिन उसे तुरंत खतरे का आभास हुआ और उसे महसूस हुआ कि यह कोई महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। बाबाटा की फटकार ने उसे फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद की और अंततः उसने अपनी खोज जारी रखने का विचार छोड़ दिया। आखिरकार उसकी शक्ति इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वह इस अज्ञात खतरे का सामना कर सके और लापरवाही से प्रवेश करना मौत को बुलाने जैसा होता। लुओ फेंग के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह एक और गुफा के प्रवेश द्वार का चयन करता और अपनी यात्रा जारी रखता। कुछ दिनों की शांतिपूर्ण खोज के बाद लुओ फेंग ने एक और हत्यारे का सामना किया। इस बार हालांकि प्रतिद्वंद्वी केवल एक डोमेन मास्टर स्तर 9 था, उसके पास एक ई-नॉक स्तरीय लेजर गन थी। आप शायद सोच रहे होंगे, क्या लुओ फेंग एफ ग्रेड कवच पहने हुए नहीं था, फिर वह एक ई-नॉक स्तरीय लेजर से क्यों डर रहा था? असल में जबकि ई-नॉक स्तरीय लेजर एफ ग्रेड धातु को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसका प्रभाव लुओ फेंग के लिए खतरे का कारण बन सकता था, जो उस सूट को पहने हुए था। ई-नॉक स्तरीय लेजर की शक्ति भले ही अवशेष रूप में हो, विश्व मास्टर स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर सकती है या उसे मार भी सकती है। फिर लुओ फेंग, जो केवल ब्रह्मांड स्तर पर था, इस प्रभाव का सामना कैसे कर सकता था? इसलिए लुओ फेंग ने जल्दी से अपने ऑटोमेटन रेस स्पेसशिप को बुलाया और मोशा कबीले के क्लोन और मो युनवाइन का उपयोग करते हुए लेजर के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। फिर भी शेष झटके ने कवच को पूरी तरह से प्रतिरोध करने में कठिनाई दी, जिससे उसके मानव शरीर को गंभीर चोटें आईं। हालांकि जब तक कोर सुरक्षित रहा, लुओ फेंग जल्दी ठीक हो सकता था। एक बार जब वह ठीक हो गया और मोशा कबीले के क्लोन ने पुनः रूप लिया, तो डोमेन मास्टर हत्यारा निश्चित रूप से अपनी मृत्यु को प्राप्त होता। आखिरकार दोनों डोमेन मास्टर थे, और यदि हत्यारा एक शीर्ष प्रतिभाशाली नहीं था, तो मोशा कबीले की गति को पार करना कितना संभव था? हालांकि इस युद्ध में मो युनवाइन गंभीर रूप से घायल हो गया था। ई-नॉक स्तरीय लेजर गन का मूल्य किसी भी खजाने से कहीं अधिक था जो मो युनवाइन को पुनः ठीक कर सके। इसके अलावा लुओ फेंग ने हत्यारे से 3000 से अधिक टोकन प्राप्त किए। डेमोन माउंटेन में निरंतर हत्या करने के साथ लुओ फेंग ने पहले ही 4000 से अधिक टोकन इकट्ठा कर लिए थे। इस युद्ध ने उसे और भी यकीन दिलाया कि हत्यारे का लक्ष्य सच में वही था। ई-9 स्तरीय लेजर गन प्राप्त करने के बाद लुओ फेंग ने इसका उपयोग करते हुए एक विश्व मास्टर स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला और इसके साथ ही उसके टोकन की संख्या को 7000 से अधिक बढ़ा दिया। फिर एक अन्वेषण के दौरान उसने पाया कि प्राचीन स्थान डोमेन सदस्य मो लुओ को एक विश्व मास्टर स्तरीय भ्रामक प्राणी द्वारा पीछा किया जा रहा था। हालांकि मो लुओ को एक डोमेन मास्टर स्तरीय नौजीवन रूप से मदद मिल रही थी, भ्रामक प्राणी की अविनाशी स्थिति ने अंततः मो लुओ को एक कठिन स्थिति में डाल दिया। मो लुओ के प्रति अपनी अच्छी भावना से लुओ फेंग ने अपनी ऑटोमेटन रेस स्पेसशिप पर लेजर तोप का उपयोग करते हुए भ्रामक प्राणी पर हमला किया और उच्च तापमान के माध्यम से उसकी पुरुत्पत्ति को धीमा किया। इस देरी ने लुओ फेंग और मो लुओ को खतरे से बचने के लिए पर्याप्त समय दिया। जहां तक यह कि वे डेमोन माउंटेन में और किस नई खतरों का सामना करेंगे, इसके लिए मेरी अगले विवरण का इंतजार करें। यहां तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।